प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। एक जानिब मुल्क की मौशी सूरत हाल सबके सामने है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस के हवाले से अपोजिशन सवालात उठाई देती है और दोनों जानिब से जो कौमी असम्बली के अंदर बहस होती है वो भी सबके सामने है। अवाम महंगाई से अलग परेशान है और दूसरा PTI के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं अब वो भी हर कोई डिस्कस कर रहा है। इसी हवाले से आज हम इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब। बहुत शुक्रिया डार साहब आपके वक्त का। PTI की अंदरूनी इख्तलाफात की डार साहब अगर हम बात करें तो फवाद चौधरी का वो इंटरव्यू आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने खुलकर इशारा किया कि जहांगीर तरीन और असद उमर ने एक दूसरे को सियासी तौर पर किस तरह हार जीत का निशाना बनाया और मुख्तलिफ हरबे आजमाए। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इसीलिए डिलीवर नहीं कर पा रही कि इनके अंदर बहुत इख्तलाफात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, जमहूरी प्रोसेस में इख्तलाफात होते हैं और हर हुकूमत में जो ग्रुप होते हैं और लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं, इसको मैनेज करना लीडरशिप का काम होता है। लेकिन यानी हैरानगी ये है कि 2 साल में पाकिस्तान की जो मुआशी तबाही हो चुकी है, ये मेरे लिए ये डिस्कशन और ये डिबेट जो है वो इररेलेवेंट है, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब और उनकी काबीना एज वन टोटलिटी वो जिम्मेदार है इस तमाम तबाही की। पाकिस्तान में जो मईशत PTI को मिली वो शायद ही किसी हुकूमत को पिछले 73 साल में इतनी अच्छी मईशत मिली। और जो तबाही 2 साल में इस पॉलिटिकल पार्टी ने की है पाकिस्तान में मईशत की, कोरोना के आने से पहले, ये एक अजीब अब नया रिफ्यूज ले रही है हुकूमत। कोरोना के ऊपर तमाम मलबा डाल लिया, पहले पिछली हुकूमत पे डालती थी, वो आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यानी 68-60 साल के बाद पाकिस्तान में जो GDP जो तरक्की की शरह नमू है वो मनफी हो रही है। और आप देखें कि जो आमदनी और जो अखराजात हैं उसको बैलेंस करना ही हुकूमत का सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्ज होता है वो होता है। और हमने करीबन अपना 5% के करीब फिस्कल डेफिसिट बजट खजाना छोड़ा, जो कि ये करीबन दुगना कर चुके हैं। ये 9.1% इस साल में इन्होंने खुद अनाउंस किया है, लेकिन ये 9.5% पे जाएगा जब नंबर रिवाइज होंगे। अगले साल में ये कह रहे हम 7% करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, ये 10% पे जाएगा। आई थिंक एनफ इज एनफ। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की वो तबाही कर चुकी है कि मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये हुकूमत में रहें। या तो ये अपना वतीरा बदलें, अपनी मुआशी पॉलिसीज को चेंज करें। ये इन्होंने आने से पहले जो बड़े बड़े ब्लंको बाला दावे किए थे, उनमें आप मुझे बता दें कि एक भी क्या पूरा हुआ है? 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, IMF में नहीं जाएंगे, मुल्क में वो दरख्त लगाएंगे, तरक्की का जाल बिछा देंगे, दूसरे मुल्कों से लोगों के नौकरी करेंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है जी। 2 साल काफी होते हैं किसी भी हुकूमत को परखने के लिए। यहाँ तो एवरेज पहले तो 2-2.5 साल किसी की हुकूमत होती थी पिछले 20 साल में, मानसवाए किसी डिक्टेटरशिप की जो एरा होता था। तो ये जो 2 साल की तबाही है, मैं समझता हूँ कि इट्स हाई टाइम कि इनको खुद ही कौम से माफी मांग के छोड़ देना चाहिए। डार साहब मुझे ये बताइएगा, जब ये हुकूमत आई, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बुलंदबांग दावे वादे अवाम के साथ किए गए, लेकिन जिस बात पर जोर बड़ा खान साहब दिया करते थे अपने जलसे और जुलूसों के अंदर वो ये था कि उनके पास एक कोर टीम है, एक प्लान है पाकिस्तान को बहरान से बाहर निकालने के लिए। उनके पास एक्सपर्टीज है उन लोगों की जो कि मुख्तलिफ जगहों और पोजीशंस पे लेके पाकिस्तान को इस भुंजाल से बाहर निकालेंगे। लेकिन हुआ कुछ उलट कि जब उनकी हुकूमत आई तो मुशीरों और मुआवनीन पर उन्होंने कुछ ज्यादा इन्हिसार किया और जो शिकवा भी फवाद चौधरी करते नजर आए और जो उन्होंने कहा भी कि तरजीह जो दी गई उन्हें शायद अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं था, उनकी कैपेबिलिटीज पे। आप समझते हैं कि अवामी नुमाइंदों के बजाय टेक्नोक्रेट से हुकूमत चलाई जा रही है, इसलिए नहीं चल पा रही? देखिए, बात यह जी कि एक तो यह है कि तैयारी इनकी कोई नहीं थी। बुलंदो वाला दावों के साथ तैयारी कोई नहीं थी। वो जो हम कहते थे, सुनते थे 200 लोगों की एक मुआशी टीम है, और इन्होंने करना क्या था, इनके जरा असल जो इन्होंने जो चीजें अचीव करनी थी, अगर वो अचीव कर लेते तो आज हम भी इनको कॉम्प्लीमेंट करते। सबसे पहले इन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान की आमदनी को 1 साल में दुगना करूंगा।
ये मैं नहीं, इमरान नियाज़ी साहब के आपके पास आवाज में क्लिप मौजूद होगा, मीनारे पाकिस्तान के नीचे इन्होंने कहा था कि ये इस PMLN ने तो उनका मतलब था कि 5 साल में दुगना किया है, मैं 1 साल में इसको दुगना करूंगा। हमने 1940 से 3842 अरब पे लेकर दुगना किया, ये कहते मैं 1 साल में 8000 अरब करूंगा। ये उनकी थी, क्योंकि आमदनी पे सारा बजट आपका होगा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली उसी पे नजर आएगी, आपकी जॉब निकलेंगी, आपकी GDP ग्रोथ होगी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मैं कर्जों की उन्होंने सियासत की, क्योंकि अपोजिशन में वो उन्होंने 4 हल्कों की और 35 पंक्चर की सियासत की। जब हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा जी कर्जा करप्शन को मैंने खत्म करना है, मैं 10,000 अरब के जो कर्जे हैं उनमें कमी करूंगा, यानी 24,900 अरब के कर्जे थे, उसको अब छोड़ दें 1 मिनट के लिए। 1900 अरब स्टेट बैंक में मौजूद था जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी, तो नेट तो 23,000 अरब हुए, चले 24,900 ले लेते हैं। उन्होंने कहा था मैं 10,000 अरब की कमी करूंगा कर्जों में। उन्होंने इस वक्त तक जो 5 साल में मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने 5 साल में जितने कर्जे लिए, ये 21 महीने में उससे ज्यादा कर्जे ले चुके हैं, और ये इंटरनेशनल अदालतों को ये लिख के दे चुके हैं कि जी हम ये 24,900 का जो फिगर है कर्जों का, इसको बजाय 14,900 जो कमिट किया था कौम से, इन्होंने कहा कि हम पहले कहा था 43,000 अरब पे लेके जाएंगे, अब ये उनको लिख के दे चुके हैं रिसेंटली 47,000 अरब इनकी प्रोजेक्शन है कि लेके जाएंगे। अब मुझे बताएं कि आपकी क्या तैयारी थी, क्योंकि आमदनी आप बढ़ा नहीं सके, अखराजात में आपने 35 होंगी, 2 मेरे अपना मुलाजिम होंगे और ये होगा वो होगा, एक बात पे ये नहीं ठहर सके या डिलीवर कर सके इस कौम को, और 35% इन्होंने करंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है अपने पिछले 2 साल में। और आप अंदाजा करें कि अगर आपकी आमदनी 1% भी ना बढ़े बल्कि नेगेटिव हो पहले साल 23 साल के बाद, और आपकी अखराजात 35% बढ़े, तो यही होगा जो हमारा हाल है इस वक्त। तो इनकी मैं ये बताएं कि कौन से इन्होंने 200 मईशतदान रखे हुए थे। जहां तक आपकी मुआशी टीम की बात है, वो मैं नहीं कह रहा, वो इमरान नियाज़ी साहब अपनी आवाज में, आप फिर अपनी लाइब्रेरी में डिग करें, तो वो कहते थे कि जरदारी साहब ने और हफीज शेख साहब को उन्होंने ब्लेम किया था, मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया। अब मैं नहीं कहूँ कि 2010 से 2013 जब शेख साहब थे तो मुल्क किधर था, वो आप लोग खुद देख सकते हैं, अक्लमंद हैं, कि पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया था 2013 में इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से पहले, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मैक्रो यानी इनस्टेबल है, पाकिस्तान है वो चंद महीने में डिफॉल्ट करेगा, और पाकिस्तान का सॉवरेन डिफॉल्ट जो है वो यानी पक्का है, क्योंकि तमाम जो अदारे हैं मालियाती अदारे बैनुल-अक़वामी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद किया हुआ था। अब वो अगर वही टीम आ गई है तो इनको पता होगा कि जी क्यों उस टीम को रखा है, या क्या हमने देखनी जी डिलीवरी, ए हो, बी हो, अरस्तु हो, शेख साहब कोई भी हो, आपके सामने मुल्क की मईशत को 2 साल में नहीं कर पाया। अच्छा डॉक्टर साहब, कल हमने 24 न्यूज से भी खबर भी चलाई कि मुल्क की मईशत पर एक खुफिया रिपोर्ट दी गई वजीर आजम को, और वजीर आजम उसके हकायक देखकर दंग रह गए। यानी कोरोना से पहले ही महंगाई की शरह बहुत बुलंद थी, मुल्की वसाइल का भी बेदरिग इस्तेमाल हुआ, बड़ी मिकदार में पैसे का इनखला किया गया, यहाँ तक कि आइंदा साल भी टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और हकायक हमेशा तल्ख ही होते हैं। आप समझते हैं कि यही सूरत हाल रही तो फिर आइंदा 2 सालों में भी कोई बेहतरी की उम्मीद ना रखी जाए मईशत के लिए? जी मैं समझता हूं कि ये जो अभी इन्होंने बजट दिया है, देखिए एक तो आप पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस को सामने रखकर इनके बजट को पढ़े। इन्होंने कहा था कि जी हम पिछले साल भी इन्होंने कहा था हम 7% बजट डेफिसिट करेंगे, यानी आमदनी इतनी ज्यादा होगी और अखराजात इतने कंट्रोल में होंगे कि हम जो बजट खसारा है, बजट खसारा का मतलब है आप उसमें कर्जे आप बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने खत्म कहा किया, अभी इन्होंने रिवाइज किया, नंबर कहा है 9.1%। मैं आपको काफी हद तक अपने थोड़े से तजर्बे की बुनियाद पर वसूख से कह सकता हूं कि ये जब आप फाइनल नंबर आप देखेंगे इनका इस साल जो अभी खत्म हो रहा है चंद दिनों में, जो चंद महीनों के बाद आएगा, वो 9.5% के करीब होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 7% करेंगे। अब 7% बजट का खसारा दोबारा जो अगले साल कह रहे हैं, उसका एक बुनियादी एक उसमें एक इंग्रेडिएंट है, वो है कि आमदनी इन्होंने कहा कि हम 27% बढ़ाएंगे, टैक्सेस की कलेक्शन हम 27% बढ़ाएंगे। पहले साल इन्होंने हमारे 3842 के मुकाबले में 3800 इन्होंने करीबन ऑलमोस्ट 27 बिलियन किया, इनके करीबन 13-14 बिलियन कम थे। अपना दूसरे साल में इनके अभी खुद नंबर दे रहे हैं 3900 के करीब, यानी 3842 दूसरा साल हो चुका है और 8000 अरब का कोई नामो निशान नहीं है। अभी अगले साल कह रहे हैं कि हम 27% बढ़ा के 4900 अरब क्रॉस करें। ये हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस की जो अभी तक आपके सामने जो फैक्ट्स हैं और उसके हवाले से एक दूसरा आपकी जो होती है यानी ग्रोथ टैक्सेस में उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपकी 6% इन्होंने कहा कि जी हमारी इन्फ्लेशन होगी और 2.1% इन्होंने कहा जी हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। इसका मतलब है अगर हम फैक्टर हम लगाते हैं 1 से 1 1 to 1 तो ये 8.1% होगी। ये बड़े रिफॉर्म्स का कुछ कर लेंगे तो ये कोई अपना 1% और कर लेंगे, ये 27% कैसे बढ़ाएंगे ये मेरी समझ से बाहर, क्योंकि ये 27% का हदफ जो है तो फिर मुराद सईद साहब नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। कुछ सियासी अगर मंजरनामे की हम बात कर रहे हैं तो सरदार अख्तर मेंगल हुकूमत से अलहदा हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान से भी उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने दावा भी किया कि ऑपोजिशन के कई रहनुमाओं से उनके राब्ते हैं। आपको कोई तब्दीली होती नजर आ रही है? और आप जानते भी हैं कि मौलाना एक वक्त में बड़े मुतहरिक हुए और तहरीक भी चलाई, लेकिन बाद में उन्हें नाकामी हो गई। इस बार क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसी मेजर तब्दीली या ब्रेक थ्रू आ सकता है? देखिए, इस वक्त मुल्क के सर्वाइवल, इकोनॉमी के सर्वाइवल का मसला है जी, क्योंकि अगर हम इस वक्त इस मुल्क को, इसकी इकोनॉमी को नहीं संभालेंगे, हम ऑलरेडी कई साल पीछे जा चुके हैं। ये वही मुल्क था जिसकी बेहतरीन ग्रोथ थी साउथ एशिया में, लोएस्ट इंटरेस्ट था, लोएस्ट इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन स्टॉक मार्केट थी, नंबर 1 इन साउथ एशिया, स्टेबल करेंसी थी। हम वो तमाम चीजें हमने अब इस 2 साल की इनकी फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी पर तबाह हो चुकी हैं। अब मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि इस वक्त कोई मेजर चेंज आए। अच्छा। जो कि ओपन माइंड के साथ रिव्यू करे कि कौन सी गलतियां हुई हैं, इसको वापस 2017 खसूसन जो मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले पाकिस्तान जहां खड़ा था, जहां पाकिस्तान को नवीद मिली थी कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20, हमने दुनिया की 18वीं मईशत बनना था। आज ये हालत है कि जहां ये ले गए 2 साल में, अब जो ग्लोबल रिपोर्ट है वो कहती है पाकिस्तान 54 होगी पाकिस्तान की, हमारा नंबर दुनिया की इकोनॉमीज में 2034 में, 2034 में। तो बात यह है जी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि अभी इट इज द हाई टाइम कि हम जो भी कुछ करना है, क्योंकि इनसे अब मजीद तवक्को करना कि ये को मेरा ख्याल है अपनी कुछ, लेकिन डॉक्टर साहब आज जो आप बात कर रहे हैं, आज साद रफीक साहब ने असेंबली में खिताब के दौरान कहा कि ऐसा ना समझे हुक्मरान कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। यानी कि तासुर ये है कि दोनों जमातें जो हैं वो किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए या फिर ये पूरा बर्डन अपने कांधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये बर्डन हमने उस वक्त भी उठाया था 2013 में, जबकि इलेक्शन से पहले ये प्रेडिक्ट हो चुका था कि कम वक्त में जो भी आएगी पार्टी गवर्नेंस में उसको बेपनाह मुश्किलात मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का प्रेडिक्टेड था कि जी 6 से 7 महीने डिफॉल्ट करेगा और वो वही हुआ। आपस की बात है कि वही हुआ। आज मैं आपके व्यूअर्स को शेयर कर सकता हूं कि हमने जब लिया तो स्टेट बैंक के पास $6 बिलियन रिजर्व थे, $4.6 बिलियन IMF के वापस करने थे। कोई अदारा हमें नया पैसा नहीं दे रहा था, IMF, वर्ल्ड बैंक, IBRD, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई नया प्रोग्राम, लैंडिंग, कंसेशन फाइनेंस कुछ नहीं आ रहा था। तो हमने फरवरी में हम बाकी $3.25 बिलियन पे चले गए, लेकिन हमने सर नीचे करके काम करते रहे, ब्लेम गेम नहीं की, हम कोई इस तरह की ईगोइस्ट में नहीं पड़े। हमने, इनका तो प्रॉब्लम ही है बुलंदों वाला दावे और वादे कौन से, उसके बाद तैयारी कोई नहीं। ये 1 साल तो तकरीबन फैसला नहीं कर सके IMF को वहां जाना कि नहीं जाना। आपके सामने है जी, मैं रिपीट नहीं कर रहा। और उसके अलावा आने के बाद कोई परफॉर्मेंस जीरो, बल्कि नेगेटिव, यानी मुल्क को 68 साल के बाद नेगेटिव ग्रोथ में ले गए। मल्टी मिलियंस को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। इंडस्ट्री जो है वो वर्चुअली इस वक्त बंद हो चुकी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं। अब हम किस दुनिया में चले गए 2 साल के अंदर। तो आप जो फरमा रही है ना जी, कि मैं समझता हूं कि इसका जो साद रफीक साहब ने ये कहा, वो मैं समझता हूं कि एक बड़ा रियलिस्टिक स्टेटमेंट है ख्वाजा साद रफीक साहब का। वो इस वजह से कि अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है, ये हम कहें माने या ना माने, कि 2018 का इलेक्शन रिग हुआ है, चोरी हुआ है। और 2018 का इलेक्शन अगर रिग हुआ है तो उसका पहली रिक्वायरमेंट है कि इससे पहले कि हम कोई अब इमरजेंसी अरेंजमेंट करें और कोई इसको मसले को हल करें, ये तय होना चाहिए कि नया इलेक्शन कब होगा। और वो नया इलेक्शन जो है, ताकि कौम और अवाम जो है वो अपने ऑनेस्ट तरीके के साथ उनको एक मौका दिया जाए, वो अपना मैंडेट
वो अपना यूज करें और किसी भी पार्टी को इलेक्ट करें और फिर वो पार्टी अपना परफॉर्म करे। माली की परफॉर्मेंस में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस है वो वन ऑफ द आइडियल है। जैसे मैंने आपको कहा, हमने अपने हाथों से इस मुल्क में एक डॉन और पनामा के ड्रामे लगाए और उसकी वजह से उसके बाद इलेक्शन चोरी किए और आज हम इस मुल्क को उस दहाने पे ले आए हैं जहाँ के पाकिस्तान को कहा जा रहा है ये 54th इकोनॉमी होगा। हम न्यूक्लियर पावर है जी। और हमारी तो डॉक्टर साहब आप फिर क्या, अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर तब्दीली, इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, मिड टर्म इलेक्शंस देख रहे हैं, या फिर तहरीक इंसाफ की कमान जो है वो किसी और के हाथ में आ जाए और फिर मुल्क चलाया जाए? क्या ऐसी ही ऑप्शंस आपको नजर आती हैं? देखिए, ये सारे ऑप्शंस आईनी ऑप्शंस हैं। अगर इनके पास तो करीबन 11 की मेजॉरिटी है, वो भी बोरोड है जी। अगर मेंगल साहब उधर चले गए हैं और अगर इनको एक किसी भी जमात, अगर क्यूब लीग चली जाती है, एमक्यूएम कोई भी जाती है या कोई ग्रुप चला जाता है, तो ये तो हुकूमत पर से विल फॉल। और अब रहा कि वे फॉरवर्ड, जाहिर है कि मुल्क को चलाना है तो मैं समझता हूं कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, लेकिन इनकी जो ईगो है, इनके जो इनका यानी कह लें कि तकब्बुर है, वो अनफॉर्चुनेटली किसी तरफ मुल्क को ले जाने की बजाय वो तबाही ज्यादा से ज्यादा मजीद तबाही के गड्ढे में फेंकता जा रहा है। तो जो ख्वाजा साहब ने कहा उनका मतलब ये है कि जी पहले, जो मैं समझा हूं कि जी पहले ये फैसला तो होना जी कि अगला इलेक्शन कब होगा। मैं समझता हूँ कि दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। फैसला करें इलेक्शन कब होगा, उसके बाद सब मिलके इस जो भंवर में हम फंस गए हैं, जाहिर है कि ये जो कोर लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं वो तो इस नए सेटअप का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे 2 साल में लाके खड़ा किया। वी कैन आइडेंटिफाई, इकोनॉमिक टीम पूरी की पूरी उसकी जिम्मेदार है और लीडरशिप उसकी जिम्मेदार है। तो ये जो चीजें हैं उसके साथ अब मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क को हम सब का फर्ज है कि इसको हम बचाएं, यानी ये हम सिर्फ जबानी बातें नहीं कर रहे जी। हम ये नहीं कह रहे कि 1 अरब हम दरख्त लगा देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे। हमने जो कहा था, हम पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के राह पे डालेंगे, हमने डाला। हमने पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट के अपना बिजली के कारखाने लगा के मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हुई। क्या ये खबर नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सर ये बताइएगा, 18वीं तरमीम का मसला पीपल्स पार्टी से बहुत सेंसिटिव है, इंतहाई सेंसिटिव भी है, और फिर तब्दीली के हवाले से जब बात होती है तो आपके सामने ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये तब्दीली 18वीं तरमीम में लाना भी चाहती है। आप समझ रहे हैं कि कुछ और एजेंडा है या वाकई ये सूबों के हवाले से, उनके मफाद के हवाले से ज्यादा कंसर्न है तहरीक इंसाफ? देखिए, असल में मिसअंडरस्टूड है जी। 18वीं तरमीम तो आइन का हिस्सा बन चुकी है। 18वीं तरमीम मौजूद थी। जो 7th NFC अवार्ड है उसको ब्लेम किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे सूबों में चले गए। बहरहाल वो जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जाते हैं। जो करीबन सूबों को 40% मिलता था, सूबों को करीबन 48% मिलता है। तमाम चीजों को जब आप कैलकुलेट करें 57.5 है, अदरवाइज 58 मिलता है। अब उस 58% जब गया है वो अब हमने नहीं किया। 2009 में दिसंबर में नया NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी ने किया। हमने उस अवार्ड के साथ, हमने 18वीं तरमीम के साथ पाकिस्तान को सारी तरक्की दी। उसमें उसके अंदर कराची की रोशनियां वापस लाए, दहशतगर्दी की जंगें लड़ी, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च किए, मुल्क में 2500 किलोमीटर की रोड्स, मोटरवेज, हाईवेज बनाए, कोयटा से कराची 72 घंटे का सफर 12 घंटे में बनाया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने इन तमाम कंस्टेंट्स के बावजूद की हैं। तो कभी आप कहते हैं पिछली गवर्नमेंट में मलबा डालते हैं, कभी आप कोरोना पे एक ऐड हो गया फीचर, कोरोना की वजह से 3000 अरब हमारे डूब गए हैं। कभी आप कहते हैं जी कि हमने पिछली हुकूमत के 5000 कर्जे वापस किए। ओ भाई, अगर 5000 कर्जे वापस किए तो कर्जों में कमी हो जाती, 24,900 या 19,900 रह जाते, मैं आपको मुबारक देता। भाई, आपने अगर 10,000 का इजाफा किया है 21 महीने में, तो इसका मतलब आपने 15,000 अरब लिए हैं, 5,000 पुराने वापस किए, 10,000 अपना खर्च कर लिए हैं। तो ये तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो बात यह कि 18वीं तरमीम को वैसे ब्लेम किया जाता है जी। कुछ चीजें हैं, देखिए, आइन में, कानून में हमेशा इंप्रूवमेंट की वक्त के साथ गुंजाइश होती है। मसलन मुस्लिम लीग नून की अपनी उसमें ऑब्जेक्शन डिसेंट नोट लगा हुआ है। जब ये पास हुई थी 18वीं तरमीम, मैं उसमें PMLN की नुमाइंदगी करता था अपने दूसरे साथियों के साथ। इकबाल साहब थे, जाहिद अहमद साहब, कई साथी थे हमारे। वो उसमें हमने जो कुछ भी ये किया,
वो हमने 18वीं तरमीम और 7th एनएफसी के बावजूद मुल्क में तरक्की का एक जाल बिछाया और मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह उस नहज पे ले गए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, जहां के दुनिया ने कहा कि ये अब 18वीं दुनिया की मईशत बन जाएगी चंद सालों के बाद। आज हमें वो तमाम जो है वो यानी अचीवमेंट्स वो रोल बैक हो चुकी हैं और आज हमारी करेंसी तो आप समझते हैं कि इसके लिए कोई बुनियादी खास जरूरत नहीं है, इसको अगर ना छेड़ा जाए तो काम वैसे भी चल ही रहा है और चलता भी रहा है जी? यानी आप ये समझते हैं कि इसको छेड़ने की तरीके इंसाफ की कोई जरूरत पेश आती नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए, वरना फिर एक तसादुम की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी तो पहले ही बड़ी सेंसिटिव है इसको लेकर। नहीं, मैं समझता हूं जी कि अगर 18वीं तरमीम की बात ना करें, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो हो चुकी है, वो आइन का हिस्सा है आज, और 18वीं तरमीम को बहुत मिसअंडरस्टूड किया हुआ लोगों ने। 18वीं तरमीम क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि 1973 के आइन के बाद जो मार्शल पाकिस्तान में आइन दो, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ दिया और जो आइन था वो ना पार्लिमानी निजाम हुकूमत के लिए था ना सदारती निजाम के लिए था, उसको बिल्कुल अडल्ट्रेट कर दिया गया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई। तो ये जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान हुआ था लंदन में, और बाद में दूसरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में उन्होंने भी रेटिफाई किया और उसमें इमरान खान भी शामिल थे, वो एक्चुअली उस आइन को उसमें जो था उसको उसमें एक सेक्शन है कि हमने आईनी और कानून में हमने रिफॉर्म्स करने हैं, उस आइन का हुलिया हमने ठीक करना है। करीबन 40% आइन की क्लॉजेस टेम्पर हो चुकी थी जो कि 18वीं तरमीम के जरिए उनको ठीक किया गया। तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा काम है। अगर उसमें को मजीद बेहतरी लानी है किसी चीज को, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन में हमारा अंडरस्टैंड नोट था कि जी एजुकेशन का सिलेबस पूरे मुल्क में एक होना चाहिए, अगर ऐसी चीज होती है तो मुस्लिम लीग नून जो उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन ये 18वीं तरमीम की एक रट लगानी, जैसे कोरोना की रट है या जैसे पिछली हुकूमतों की रट है, ये जायज नहीं है और इसकी कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बात करने की। बाकी आइन में और कानून में हमेशा इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश होती है। अगर कोई वैलिड कोई लाएंगे उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो देखेगी और कोई फैसला करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम नुक्ता जो अक्सर उठाया भी जाता है, खुद वजीर आजम जब कराची गए उन्होंने भी इस हवाले से बात की, फवाद चौधरी अक्सर करते हैं, वो है सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से। वो कहते हैं कि वफाक और सूबों का इख्तलाफ का जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, उन्हें आगे बढ़कर इस पर फैसला कर देना चाहिए। ये तो बड़ी गैर आईनी तजवीज़ है जी, क्योंकि एनएफसी अवार्ड जो है वो भी उसका पूरा मैकेनिज्म उसमें है, हमारे आइन में है जी, कि कैसे जो वसाइल की तकसीम वफाक और सूबों के दरमियान होगी वो कैसे होगी। एक नंबर 2 ये है कि अगर आइन में कोई तरमीम होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट करती है, उसमें चाहे हम हुकूमत में हो या ना हो वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर एनएफसी अवार्ड जो है वो आपकी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और वो 7th एनएफसी अवार्ड हुआ था वो पीपल्स पार्टी वफाक में थी और बाकी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके उसमें उन्होंने 7th अवार्ड दिया। ये उसमें कोई यानी दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी शिफ्ट हुई, यानी 7th एनएफसी अवार्ड के जरिए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि उससे पहले जो भी वसाइल इकट्ठे होते थे एफबीआर के टैक्सेस के, वो और ये ड्यूटीज के सारे जो वसाइल हैं उसमें सबसे पहले वफाक जो है 5% अपने कलेक्शन चार्जेस इकट्ठे ले लेता था, जो बाकी बचते थे उसमें से 57.75 वफाक लेता था, 42.25 जो है सूबे लेते थे। अब उस छठा एनएफसी अवार्ड ये था जो मुल्क में बहुत साल चला, और जो 7वां एनएफसी अवार्ड था वो हमने दिया हुआ था। जो 7वां एनएफसी अवार्ड हुआ उसमें एक मेजर शिफ्ट आई, पीपल्स पार्टी मानती कि जी हम 5% सिर्फ 1% लेंगे कलेक्शन चार्जेस, ओके। उसके बाद 57.5% अब सूबों को जाएगा और 42.5% वफाक को आएगा। अब ये अब यहाँ ये बात सही है, लेकिन मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, इसी 7th एनएफसी के बावजूद हमने भी जो गालबन 1100-1200 बिलियन जो सूबों को जाता, अगर पुराना अवार्ड होता 6th, जो 7th अवार्ड हुआ तो उसकी वजह से 2100 अरब सूबों को जा रहा था आखिरी साल में। करीबन 15,000 अरब इकट्ठे हुए 5 साल में, वसाइल जो बांटे गए वफाक में सूबों में। अगर पुराना एनएफसी अवार्ड होता सूबों को 3,000 अरब कम मिलता, 3,000 अरब कम मिलता तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो फिर 9,500 कर्जे ना लेती, 6,500 कर्जे लेती। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो वो अब वफाक में इनकी हुकूमत है, 3 सूबों में इनकी हुकूमत है,
सिंध के साथ ये बात करने के लिए जब तैयार नहीं होंगे, जब जाएंगे विजिट करेंगे कराची और फिर वजीर आला को इग्नोर करेंगे और उसको इनवाइट नहीं करेंगे, तो फिर कौन सी कॉपरेशन होगी। हमारी भी हुकूमत थी, हमारे भी इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी से थे और सबको मालूम था, लेकिन उनका जो एक आईनी हक है, उनकी जो आईनी रिस्पेक्ट है, जो उनको इन्वॉल्व करना है, जो उनके सूबे के हवाले से था, मियां नवाज शरीफ हमेशा उनको अपने साथ रखते थे। तो बात यह थी कि ये अब इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये 3 सूबों में और वफाकी हुकूमत है, एक सूबा इन्होंने डील करना है, तो एनएफसी में सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं अगर इस हवाले से कोई सोल्यूशन निकालना हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए साथ बैठना जरूरी है। बहाने हैं, असल में ये कोई इशू नहीं है। इशू इसलिए बना है कि पाकिस्तान के जो वसाइल, जो एफबीआर के टैक्सेस जो 20% सिंपल एवरेज सालाना इंक्रीज हुए, 5 साल में डबल हो गए, 20% सालाना हुए, वो पहले साल -1%, जो कि 23 साल के बाद मनफी हुआ, यानी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पिछले साल से, और इस साल में भी करीबन 1% का इजाफा। तो ये असल इशू ये है, और अखराजात में कंट्रोल नहीं हो सका। तो अब वो जाहिर है कि जब आमदनी से बहुत ज्यादा अखराजात ज्यादा हैं, कर्जे लेने पड़ रहे हैं, तमाम वादे जो है, इसलिए इशू आपको लगता है छेड़ा जा रहा है, मुल्क बहरानों में ये बताइएगा सर। अब ये एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक मरतबा फिर से ख्वाजा आसिफ भी अब नैब के रडार पर आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले ही मौजूद हैं, इस पर भी जरा हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, ये सूरत हाल जो चल रही है नैब की, नैब ने ख्वाजा आसिफ को एक मरतबा फिर से तलब किया। शहबाज शरीफ साहब पहले ही नैब के रडार पे हैं और मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो सकता है, दोबारा से हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए मरीम नवाज साहिबा आगे आएंगी, या फिर खामोशी से देखा जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, उस पॉलिसी पर रहा जाएगा? देखिए, एक तो यह है कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही। ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम है। और अब मैं नहीं कह रहा, आपके जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे, आपने पढ़ा होगा कि बशीर मेमन साहब जब DGFI थे तो उनको क्या इमरान नियाज़ी साहब कह रहे थे कि जी फलां को आप पकड़े, ये करे वो करे। उन्होंने कहा जी मैं अगर यानी रीजंस होंगी तो पकड़ूंगा। उनको तो आपको पता है ना, पहले OST बनाया गया फिर निकाला गया। तो बात यह है कि नैब भी, जो कि एक्चुअली हुकूमत का उससे लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए। नैब का जो कानून था उसका एक बुनियादी जो एक प्रिंसिपल है, असूल है, वो ये है कि वो सदर के नीचे होगा और उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये तो टोटल नैब को कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। ARUA बनाया हुआ है, एसेट रिकवरी यूनिट, टोटल फ्रॉड है। सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है नैब और इसका कानून, और ये ड्रैकोनियन कानून है। और झूठ यानी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, आगे टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, यानी एक फ्रॉड हुआ मेरे साथ कि जी 20 साल मैंने टैक्स रिटर्न नहीं थी, मैंने कभी 20 दिन डिले नहीं की। अब मैं किधर जाऊं, किसको पूछूं? क्या वो मैं तो अल्टीमेटली जब इंसाफ होता नजर आएगा तो मैं इंशाल्लाह ये एस्टेब्लिश करूंगा कि JIT ने भी झूठ बोला, नैब उसकी पार्टनर थी, और ये कहीं से उनको ये एक ब्रीफ मिला हुआ था कि आप लिख रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। फिर 10 साल 15 साल के बाद जब इसहाक डार अपने आप को वो साबित करेगा, मेरे पास रिटर्न भी है, कॉपी भी है, सब कुछ है। तो इस मुल्क में ये जो ड्रामा एहतसाब है ना जी, इसको बंद होना चाहिए। वो चाहे अपना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ किसी के खिलाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ हो, या इवन PTI के किसी रुकन या लीडर के खिलाफ हो। ये हमें दुनिया में अकाउंटेबिलिटी होती है, जब तक वो एक फाइनल हतमी पॉइंट पे नहीं पहुंचती तो उसकी खबर नहीं होती। तो अगर डॉक्टर साहब गिरफ्तारी अगर शहबाज साहब की भी हो जाती है तो फिर हु विल लीड PMLN? सॉरी, अगर शहबाज साहब की भी गिरफ्तारी हो जाती है, जिस तरह हालात बनते नजर आ रहे हैं, तो फिर कौन लीड करेगा नून लीग को? नहीं जी, वो एक अपना कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। वो अपना PML के कायद मियां नवाज शरीफ और जो लीडरशिप है वो फैसला करेगी। लेकिन आगे भी आपको पता कि इतना लंबा उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को अरेस्ट रखा, तो पार्टी के मामला चलते रहेगी। ऐसी कोई वैक्यूम नहीं आता कि अगर कोई किसी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार कर लिया तो पार्टी चलेगी नहीं या मामला तय चलेंगे नहीं। हम अपनी जो कौमी फर्ज है उसको अदा करेंगे। ये इतने घबराए हुए लोग हैं कि ये मसलन मुझे पैमरा का बैन जो है क्यों है, वाई? ये तो आईनी खिलाफ वर्जी है, ये मेरा बुनियादी हक है। लेकिन पाकिस्तान में किसी चैनल को इजाजत नहीं है, किसी अखबार को इजाजत नहीं है कि वो मेरा इंटरव्यू ले, या क्योंकि मैं इनको शीशा दिखाता हूँ।
मैं इनके झूठ को एक्सपोज करता हूँ, मैं इनकी निकम्मापन जो इन्होंने मुल्क का मईशत को तबाह किया मैं उसको दिखाता हूँ। अब ये न्याजी साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा उनका तकब्बुर और उनका वो एक इगोइस्टिक है। तो बात ये थी कि इस तरह नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। इनकी ये तीसरी है गलती जो आप कह रही हैं। पहले अपना बुलंदो बाला दावे, झूठे वादे कौन से, दूसरा कोई तैयारी नहीं और कुछ परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस। और तीसरा जो वर्स्ट चीज है कि जी एक ही काम कर रहे हैं कि जी ऑपोजिशन के साथ, वो हिटलर की पॉलिसी है ना जी कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझे और इतनी ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाओ कि वो मुल्क की मामलात पे बोल ही ना सके और कुछ दिखा ना सके शीशा। तो बात ये जी कि इस तरह मुल्क नहीं चलते और इस तरह निजाम नहीं चलता। इनको या तो एक सी चेंज, एक बहुत बड़ी तब्दीली लानी होगी जो कि नहीं ला सकते। 2 साल में अगर नहीं को ला सका तो अब भी नहीं। अब ये तो दुरुस्त है कि अवाम की जिंदगी से बड़ी मुतासिर हुई है। एक बहुत ही अहम सवाल है डॉक्टर साहब, अक्सर पंजाब में चूंकि PMLN ने बड़ा डेवलपमेंट का काम भी किया और पंजाब उनके पास भी रहा हुकूमत के लिहाज से भी, ऑरेंज और मेट्रो के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि ये बजट के ऊपर बोझ हैं, ये एक सफेद हाथी हैं। लेकिन अब ये मंसूबे अगर वाकई सफेद हाथी हैं तो इन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। आप समझते हैं कि अरबों रुपए इस पर खर्च हुए हैं और क्या वाकई एक बहुत बड़ा बोझ है? ऑरेंज ट्रेन तो वैसे भी इनसे अब तक चल ही नहीं पाई। देखिए, ये माइंडसेट की बात है। स्टेट में, और वो भी इस्लामिक वेलफेयर स्टेट हो, इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, किसी भी स्टेट में आपके जो अवाम की फलाह बहबूद है उसके लिए कोई भी हुकूमत हो, उसका फर्ज है कि वो उसके लिए अपने वसाइल में से खर्च करे। अगर इसका रेवेन्यू नेगेटिव है, यानी इसको मतलब ये है, सफेद हाथी ये कह रहे हैं कि इसको चलाने का खर्चा भरना, तो जो लोगों ने सेलिब्रेट किया कि जी इतने थोड़े पैसे में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बाइज्जत और एयर कंडीशन सारे बस में वो पहुंच जाते थे। तो ये सारी दुनिया में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का निजाम है वो नॉर्मली जो है वो डेफिसिट पे चलता है, यानी आपके कौम का जो बजट होता है उसको सब्सिडाइज करता है। अब इन्होंने उसके किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो ये वो करोड़ों लोग जो गरीब हैं, जो अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन करोड़ों लोगों को आप चाहते हैं कि वो या तो उनको सबको गाड़ियां ले दे फिर हुकूमत। ये क्या पागलों वाली बात है। ये सारी दुनिया में, आप दूसरे मुल्कों में आपने विजिट किया होगा, आप यूके देख लें, कोई भी मुल्क देख लें, आप अपना US देख लें, यूरोप ममालिक सोशलिस्ट कंट्रीज को देख लें, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये आपने आम शहरियों के लिए अगर सब्सिडाइज करने की जरूरत है तो होनी चाहिए। तो ये जो बात है ना कि अब चूंकि प्रॉब्लम असल ये है कि जितनी कीमत में मुस्लिम लीग नून ने जो अपना मेट्रो बस बनाई, जिसको जंगला बस कहते थे, फिर इन्होंने क्यों अपनी शुरू की पेशावर में, इनको क्या जरूरत पड़ी? और यहाँ जो कॉस्ट थी वो अगर 30 बिलियन से कम थी, 30 अरब से, तो वहां 100 अरब खर्च होने को है, अभी कोई शक्ल नहीं नजर, खंडरात बने हुए हैं। तो ये अपने जो नाकामियां हैं वो यानी उसको एक किस्म का ये चूंकि वो बन नहीं रही, अब ये कह रहे हैं जी ये तो इसको ये बोझ है, ये तो सफेद हाथी है। ओ भाईजान, करोड़ों लोग उसमें सफर करते हैं, गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने मजदूरी पे जाना है, यानी कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, तो इसके लिए आवाम के लिए मंसूबे वाकई होने चाहिए, इस पे कोई बड़ा बोझ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत का सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस है? अगर अदालत ने जी, अगर आपकी इजाजत में मैं एक मिसाल और दे दूं। जी डॉक्टर साहब, PMLN ने, मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले टेन्योर्स में, हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बनाई, हमने इस्लामाबाद टू पेशावर बनाई। हमारा एक अनफिनिश एजेंडा था कि पूरे मुल्क को मोटरवे से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी एक ऑल्टरनेट मोटरवे है, बल्कि ये इमरजेंसी में, जंग के हालत जंग में ये आपका दूसरा रनवे बन जाता है आपकी डिफेंस फोर्सेस के लिए। अब हमने लाहौर से कराची बनानी थी। अब लाहौर से कराची जो मोटरवे है वो BOT पे यानी बनने का प्लान था, लेकिन इसमें मुल्तान सक्कर एक ऐसा एक सेगमेंट है, मुल्तान से सक्कर, जिसमें ट्रैफिक इतनी कम है प्रोजेक्शंस के हिसाब से, अब माजी की, मौजूदा और फ्यूचर की प्रोजेक्शन, कि ये कभी वायबल नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है कि लाहौर से कराची मोटरवे तो बना दें पूरे मुल्क में, लेकिन मुल्तान से सक्कर मोटरवे ना बनाए। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने
उस बाकी बीओटी में सेक्शन बने, ये जो सेक्शन है इसको यानी हुकूमत ने बनाया, $2.9 अरब के साथ इसको हुकूमत ने फाइनेंस किया। तो आप जहां ऐसे मामलात है, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप कहें जी जाए आप अपना खर्चा करें, हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट अपने हॉस्पिटल से इलाज करवाएं क्योंकि हम पैसे नहीं है। तो इस तरह नहीं होता। ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, आपके बेसिक एसेंशियल फूड हो, आपकी देखें हमने 15 जो एसेंशियल आइटम्स थी, आटा, चीनी, घी, शक्कर वगैरह और बिजली का बिल, गैस का बिल, वो 15 आइटम्स की बास्केट है जो एक आम इसी जानिब डॉक्टर साहब आना चाह रही थी। ये जो चीनी का इशू हो गया, अदालत ने चीनी का कीमत कम कर दी, चीनी गायब हो गई मार्केट से, मिल नहीं रही 70 रुपए के अंदर। पेट्रोल सस्ता हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपनी मनमानी करते हैं, आवाम को पेट्रोल नहीं मिलता। कीमतें कम हो जाना इशू नहीं है, लेकिन उन कीमतें कम हो जाने के बाद अगर वो चीजें अब आपको मिल नहीं रही, वो सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पा रही, तो फिर इसको समझा जाए कि हुकूमत की नाअहली है जो आड़े आ रही है। ये पहले तो मैं अपना पहले इजाजत दे उसको कंप्लीट कर लूं। मैं अर्ज कर रहा थी उस 15 आइटम्स की जो हमने ना सिर्फ उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया, ये स्टेट और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन को आप मद्देनजर रखें। हमने उसमें ना सिर्फ एवरेज है, किसी में थोड़ी ज्यादती होगी, किसी में कमी होगी। 15 आइटम्स का जो बास्केट था उसमें हमने 4% कमी की अपने 5 साल में, यानी दिस इज अनयूजुअल। इन्होंने अपने 21 महीने में उसमें 46% इजाफा कर चुके हैं। ये वो है कि जो मोस्ट एसेंशियल आइटम्स हैं, आटा, चीनी, चावल, मूंग की दाल, बिजली का बिल, गैस का बिल, इस तरह की चीजें। अब आपका जो सवाल है जो आप फरमा रही हैं, ये तो स्कैम है जी, ये तो फ्रॉड है। क्योंकि पहले तो आप उसको इस तरह एनालाइज कर लें कि अब हमने भी एक्सपोर्ट की इजाजत दी। एक्सपोर्ट की इजाजत कब देते हैं? जब मुल्क में जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो आपके मुल्क की जरूरत से ज्यादा है। वो जाहिर है को रखी तो नहीं जा सकती, वरना बैंकों पे कर्जे वो जो है मिले वो नहीं देंगी, गन्ने के काश्तकार को पैसे नहीं देंगी, यही होता था। तो उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हुए अभी एक मेन फैक्टर होता है कि जी इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। वो हुकूमत ने कह रहा है, उनकी बात नहीं मानने की, वो क्या कह रहे हैं, आपने खुद कैलकुलेट करवाना है अपनी तसल्ली के लिए। और इंटरनेशनल प्राइस क्या है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। उसके दरमियान जो फर्क है वो हम शेयर करते थे जी, कुछ हम देंगे, कुछ आप मिल वाले बर्दाश्त करें। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मुल्क में यानी पैदावार जो हुई वो मुल्क की अपनी जरूरत मुकम्मल काफी, उसके लिए काफी नहीं थी। इन्होंने इजाजत दे दी एक्सपोर्ट करने की। उस एक्सपोर्ट करने के साथ इन्होंने 1 मिलियन टन, फिर 1 लाख, फिर अच्छा अब ये होता है कि जब वो इजाजत देता है तो आप मॉनिटर करते हैं कि कीमत यानी डोमेस्टिक मार्केट में पाकिस्तान के अंदर ना बढ़े। और वो आपके पास टूल है एज हुकूमत, और हमने यूज किए कि जी अगर कीमत बढ़ेगी तो आप उन मिल ओनर्स को बुलाएंगे, तो एसोसिएशन जो है, शुगर एसोसिएशन, कोई भी हो, कि जी अगर आप कीमत को ठीक नहीं रखेंगे तो हम आपकी जो है एक्सपोर्ट परमिशन कैंसिल कर देंगे। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जब सरप्लस होता था। हमने अपने दौर में 52 से 55 के दरमियान इससे ज्यादा चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी। तो पहली गलती तो यह है इस हुकूमत की, मैं कहूंगा एक फ्रॉड हुआ कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए एक्सपोर्ट की गलत परमिशन दी गई। उसके बाद आंखें बंद की गई। 55 रुपए से 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर अब 90 से ऊपर जाती। ठीक है, यानी गलती अपनी ही है और इनसे वो गवर्न सही तरह हो नहीं पाई कीमतें। लेकिन सवाल फिर वही है कि अवाम के लिए बेहतरी कब आएगी। बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब आपका, और आपका तज्जिया भी अवाम के सामने ही है। उम्मीद करते हैं कि अवाम की हालत जो है वो कुछ बेहतर, मुल्क इस मौशी बहरान से बाहर निकल सके। कोरोना से हम वाकई सबसे पहले तो कोरोना सबसे बड़ा इशू है, उससे बाहर आ सके। बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब आपका। नाज़रीन, आज के स्पेशल प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।